दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों कल पूरा दिन बिहार में राजनीतिक रूप से सरगर्मी भरा रहा और यह सरगर्मी लालू यादव के बयान से उत्पन्न हुई। ऐसा लगा कि बिहार में सियासत पूरी तरह से 180 डिग्री पर घूम गई है। खेला हो चुका है, खेला की गुंजाइश बनी हुई है, क्योंकि बिहार में राजनीतिक शांति जो आज दिखाई दे रही है, दरअसल वो शांति खेला होने की पूर्वावस्था है, तूफान के पहले की शांति है। लेकिन आज न तो हम तूफान की चर्चा करेंगे, न ही शांति की चर्चा करेंगे और न ही किसी खेला की चर्चा करेंगे। आज दरअसल बिहार की उस परिस्थिति की चर्चा करेंगे जिसमें बिहार की राजनीति के तीनों कोण, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी, तीनों कहां पर स्टैंड करते हैं, तीनों की राजनीतिक चाहत क्या है और तीनों के पास विकल्प क्या है। जरूरी नहीं कि जो चाहत हो उसके अनुकूल विकल्प मिल ही जाए, जरूरी यह भी नहीं कि जो विकल्प उपलब्ध हो उन विकल्पों का फायदा उठाने की स्थिति में कोई राजनीतिक दल पहुंच ही जाए। लेकिन इसी को तो गठबंधन की राजनीति और व्यवस्था की राजनीति भी कहते हैं, क्योंकि जब तक व्यवस्था नहीं होगी तब तक गठबंधन नहीं होगा। नरेंद्र मोदी के दौर में भी भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था है कि नीतीश कुमार को साथ रखे हुए है, चिराग पासवान को साथ रखे हुए हैं, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को साथ रखे हुए हैं और मुकेश सहनी को भी साथ रखने की तैयारी कर रही है। लालू यादव की भी व्यवस्था है कि अकेले राष्ट्रीय जनता दल या मौजूदा इंडिया अलायंस के बूते उनकी सरकार बन नहीं सकती और इसी व्यवस्था के बीच विकल्प ढूंढे जा रहे हैं। तो विकल्प ढूंढने की स्थिति में तीनों पार्टियां कहां खड़ी है, आइए जरा इसे देखते हैं। शुरुआत नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी से करते हैं, संघ परिवार की उस ड्रीम से करते हैं जो ड्रीम पाटलिपुत्र में अपने मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने की है। जो मंशा 1952 में जनसंघ के जमाने से लेकर आज 2024 में 25 में 73 साल बाद भी अधूरी है और फिलहाल पूरी होने की संभावना भी दिखाई नहीं देती। पूरी हो कैसे सकती है, यही बीजेपी में चल रहा है। मंशा क्या है यह बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक टेलीविजन इंटरव्यू में अमित शाह ने कही दिया कि संसदीय बोर्ड तय करेगा कि क्या करना है और ये ऐसे सवालों के जवाब मीडिया कार्यक्रम में नहीं दिए जाते। अब सवाल यह उठता है कि बिहार में बीजेपी की अकेली सरकार तो है नहीं कि शिवराज सिंह चौहान को हटाया और मोहन यादव को बिठा दिया, वसुंधरा राजे को न बनाकर भजन लाल शर्मा को बना दिया, देवेंद्र फडणवीस को कैसे बनाया वो आपने देखा, खट्टर की जगह नायब सैनी को बना दिया। यहां तो एनडीए की सरकार है, यहां बीजेपी स्टेपनी की भूमिका में है। तो आखिर बीजेपी चाहती क्या है? तो दरअसल बीजेपी चाहती यही है कि उसके पास वोट भी बहुत ज्यादा नहीं है और ये वोट तब तक उसके नहीं बढ़ सकते जब तक मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार है। यानी बिहार में बीजेपी का जनाधार बढ़ाने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा नीतीश कुमार ही है। तो नीतीश कुमार ऐसे रोड़े हैं अगर जनाधार बढ़ाने में, तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें चुनाव के पहले साइड क्यों नहीं कर देती? अब आप सभी जानते हैं कि साइड क्यों नहीं करेगी, क्योंकि साइड करेगी तो नीतीश कुमार और लालू यादव का गठबंधन हो जाएगा और फिर भारतीय जनता पार्टी जहां खड़ी है उससे भी नीचे रसातल में पहुंच जाएगी। दरअसल बीजेपी बिहार में वो ऑप्शन एक्सप्लोर कर रही है, वो विकल्प ढूंढ रही है कि यहां एक नाथ शिंदे वाला फॉर्मूला चलेगा या नवीन पटनायक को निपटाने वाला फॉर्मूला चलेगा या इन दोनों के बीच का कोई फॉर्मूला चलेगा। फिलहाल स्थिति यही दिखती है कि वो बीच के फॉर्मूले पर चल रही है कि नीतीश कुमार के चेहरे का इस्तेमाल किया जाए, नीतीश कुमार को 110-15 से ज्यादा सीटें लड़ने के लिए न दी जाए और बिहार में 110 से ज्यादा सीट, संभव हो तो 122 तक विधानसभा सीटें चुनाव के दरमियान माइनस जेडीयू जो एनडीए है उसके खाते में जीत कर लाई जाए। यह बीजेपी की स्ट्रेटजी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब बीजेपी की स्ट्रेटजी है तो क्या इसे नीतीश कुमार नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं और जो वो समझ रहे हैं लालू यादव वही बोल रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी कर क्या सकती है और बीजेपी कर भी क्या लेगी। जितने संवैधानिक प्रावधान है, जितने संविधान पीठ के जजमेंट है, अब आज की तारीख में वो दौर नहीं रहा
कि जैसे मोरारजी देसाई सत्ता में आए तो एक साथ 9 राज्य सरकारें बर्खास्त कर दी, इंदिरा गांधी सत्ता में आई तो एक साथ 9 राज्य सरकारें फिर से बर्खास्त कर दी। वो जमाना बीत गया। अब तो सरकारों की बर्खास्तगी होती है तो बहाली होती है। और नीतीश कुमार की सरकार को बर्खास्त करने का कितना बड़ा जोखिम है। अगर नीतीश कुमार बिहार में पाला बदलते हैं तो पाला बदलने के बाद उन्हें बर्खास्त करने का कितना बड़ा जोखिम है, यह बीजेपी को उत्तर प्रदेश में चुकाना पड़ सकता है, मध्य प्रदेश में चुकाना पड़ सकता है, जहां नीतीश कुमार के स्वजातीय वोटरों ने खासकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का डंका बजाकर लोकसभा चुनाव में ही रख दिया था, लॉलीपॉप थमा दिया था पूरे पूर्वांचल में। नरेंद्र मोदी तक पीछे चल रहे थे वाराणसी लोकसभा सीट पर। एक बार फूलपुर से उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा क्या हुई नीतीश कुमार के, उत्तर प्रदेश की राजनीति एक अलग धुरी पर जा रही थी। तो यह जोखिम लिया नहीं जा सकता, यह जोखिम संवैधानिक भी नहीं है और यह जोखिम जुडिशियल सुपरविजन के भी चांसेस है और यह उचित भी नहीं है। खासी किरकिरी होगी चाहे राजभवन में कोई भी बैठा हो। आज की वास्तविकता यही है कि जब तक मुख्यमंत्री को नहीं हटाया जा सकता, मुख्यमंत्री नहीं हट सकता अपने पद से जब तक वो खुद इस्तीफा ना दे दे या जब वो फ्लोर टेस्ट पर विधानसभा में हार ना जाए। तो बीजेपी ये बात बखूबी जानती है कि नीतीश कुमार को जब राजद का खुला ऑफर है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा सकती, विकल्प भी सीमित है। तो दरअसल बीजेपी यही चाह रही है कि नीतीश कुमार को गुड ह्यूमर में रखा जाए और फिर चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे की तरह करीने से किनारे लगा दिया जाए, बहुमत का आंकड़ा माइनस जेडीयू हासिल कर लिया जाए या उसके करीब पहुंच जाया जाए, ताकि निर्दलीय कांग्रेस के लोग जो टूट सकते हैं तोड़ लिया जाए और खेल कर दिया जाए। यह कोशिश बीजेपी की है। अब देखते हैं राजद के पास क्या विकल्प है और राजद की चाहत क्या है। राजद में सबसे बड़ी चाहत तो यही है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन यह बात बखूबी लालू यादव को समझ में आ रही है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मौजूदा सिनेरियो में तब तक नहीं बनाया जा सकता जब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ ओबीसी वोटर्स के बीच एक स्टेक होल्डर बनी हुई है, एक दावेदार बनी हुई है। अब बिहार से नीतीश कुमार को बीच से राजनीतिक रूप से अगर हटाने की कोशिश में आरजेडी लगेगी तो फायदा बीजेपी का होगा। एमवाई वर्सेस ऑल की स्थिति उत्तर प्रदेश की तरफ पैदा करने की कोशिश होगी, जो बहुजन समाज पार्टी को निष्क्रिय होने या कथित रूप से निष्क्रिय किए जाने या कर दिए जाने के हालात पैदा करने के बाद उनके वोटर को लाभार्थी बनाकर 14 से 22 के बीच भारतीय जनता पार्टी ने फायदा उठाया और संविधान बचाओ के नैरेटिव पर लाकर इंडिया अलायंस ने 2024 में फायदा उठाया। वही स्थिति होगी। तो नीतीश कुमार के वोटर को लालू यादव अपने फोल्ड में ला पाएंगे, गुंजाइश इसकी कम दिखती है। लिहाजा लालू यादव ने जो ऑफर दिया नीतीश कुमार को, उसके मायने समझे जा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतना ही भर मामला है? जी नहीं। दरअसल 26 के बाद जो पहली जनगणना होगी उसमें परिसीमन भी होना है और इसी विधानसभा के कार्यकाल में परिसीमन होना है। परिसीमन आप जानते हैं कि दिल्ली में एक आयोग बना दिया जाता है, उसके मुखिया किसी रिटायर्ड जज को बना दिया जाता है और फिर राज्य की मशीनरी राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ मिलकर परिसीमन का काम करती है। लालू यादव कतई नहीं चाहेंगे कि परिसीमन के समय में बिहार में भाजपा की सरकार हो। परिसीमन के समय में भाजपा की सरकार राज्य में होने का मतलब होगा कि बिहार की सियासत से 20-25 साल तक के लिए सत्ता की राजनीति को त्याग देना। एक ये कारण है कि नीतीश कुमार को ही भले 5 साल बनाए रखना हो, लालू यादव उससे पीछे नहीं हटेंगे। और राजद के पास विकल्प भी यही है कि चुनाव हारने से अच्छा है, विपक्ष में बैठने से अच्छा है कि डिप्टी सीएम और कुछ मंत्रालय तो पार्टी को मिलेंगे। ये राजद के विकल्प है। अब आते हैं जनता दल यूनाइटेड की तरफ, क्योंकि इन दोनों के बीच की परिस्थितियों में जनता दल यूनाइटेड हमेशा बेनिफिशियरी रही है, वही राजनीतिक लाभार्थी बिहार में बनती रही है। नरेंद्र मोदी जनता दल यूनाइटेड के लिए राजनीतिक तौर पर खतरा भी है, तो नरेंद्र मोदी जनता दल यूनाइटेड के लिए एक सेफ गार्ड भी है। सेफ गार्ड इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी जब तक ऊपर बीजेपी के शीर्ष पर बैठे हुए हैं, तब तक पिछड़ा वोटों के एक तरफा चुनावी हिंदुत्व के दायरे में जाने से बचाने के लिए नीतीश कुमार की अहमियत लालू यादव के लिए है।
नीतीश कुमार की अहमियत सेकुलर धड़े के लिए है, इंडिया गठबंधन के लिए है, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए है। तो नीतीश कुमार की जो अहमियत है, उनके पास जो अति पिछड़ा, महादलित, लवकुश समीकरण, इन सब का जो कुछ कुछ मंडलवादी वोट है, उन वोटों की तादाद तकरीबन 14% से 16% के बीच होती है। और वो वोट तब तक नीतीश कुमार के साथ है जब तक बिहार के मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार के साथ है। और यही वो ताकत है जो अपने चेहरे पर, यानी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, ये बात कह के कोई भी चुनाव लड़ा जाता है तो उनका कोर वोटर बहुत आसानी से उस गठबंधन के साथ शिफ्ट कर जाता है। तो जनता दल यूनाइटेड के सामने अगले 5 साल के मुख्यमंत्री पद का जुगाड़ सबसे पहला विकल्प है। और इसी विकल्प के सहारे आगे बिहार में सियासत होनी है कि किस गठबंधन के साथ जाकर 80-85 सीटें जेडीयू जीत सकती है। भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक कास्ट सेंसस के बाद बिखर गया। अब पहले की तुलना में बीजेपी की ताकत आधी हो गई है। सबके बीच कास्ट राइवलरी बढ़ी हुई है, खासकर बीजेपी के कोर वोटर के बीच। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के बारे में इतना तो जरूर दिखता है कि हर विधानसभा सीट पर 35, 40, 45 हजार वोट तो कम से कम ऐसे हैं कि लालू यादव का गठबंधन जिधर कहे उधर वोट डाल दे। वो गठबंधन और उसका वोटर ऐसा है कि वो किसी चिराग मॉडल को भी नहीं मानता कि कोई खेला कर दे जाके। वो उसी गठबंधन को वोट डालेगा जिसके पोस्टर पर लालू यादव और तेजस्वी यादव का फोटो होगा। उससे ज्यादा आरजेडी का वोटर कुछ नहीं जानता। लालू यादव का पोस्टर पर फोटो, तेजस्वी यादव का फोटो, वो काफी है उसके वोटर को अपनी वोटिंग प्राथमिकताओं को तय करने के लिए। वो भाजपा का वोटर नहीं है जो चिराग मॉडल के इशारे को समझेगा और कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। इस ताकत को भी नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों जानते हैं कि जैसे नीतीश कुमार का वोटर अपने नेता के चेहरे को देखकर कहीं वोट करता है, वैसे ही आरजेडी का वोटर अपने चेहरे को देखकर कहीं वोट करता है। अल्पसंख्यक मतों को एक ही प्लेटफॉर्म मिल जाना, पसमानदा हो या जनरल हो या महिलाएं हो या कोई और हो, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। और सबके एक साथ होने की स्थिति में जो परिस्थितियां निर्मित होती हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बद से बदतर होती हैं। तब सवाल ये उठता है कि यदि भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि 200 के आसपास सीटें बिहार में जीतकर 122 के बहुमत के आंकड़े को या उसके करीब तक बिना नीतीश कुमार की जेडीयू के भी पहुंचा जा सकता है, जैसे महाराष्ट्र में हुआ है, वैसा तो राजद भी सोच सकती है। जी नहीं, दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के अंदर स्थिति यह है, और खासकर कांग्रेस लेफ्ट के भीतर वहां यह स्थिति है कि लालू यादव से ज्यादा सांसद नीतीश कुमार के हैं। 12 सांसद हैं जिनकी दिल्ली में जरूरत कांग्रेस पार्टी को है, लोकसभा के अंदर है, और वो सांसद टूटने वाले दिखाई नहीं देते। खबरें चलने दीजिए, अखबारों में चलने दीजिए, पोर्टल्स में कि जेडीयू के सांसद टूट रहे हैं, कहीं कोई नहीं टूट रहा। इसी में मैंने बताया कि परिसीमन भी है, जो टूट के जाएगा परिसीमन में उसकी सीट के साथ कोई खेला हो गया तो फिर वो भोगता रह जाएगा, उसकी पीढ़ियां भोगती रह जाएगी कि अगले 20-30 साल कोई सांसद नहीं बनेगा। क्योंकि नीतीश कुमार किस तरह से राजनीतिक रूप से बदला लेते हैं ये सभी जानते हैं। जो नेता नीतीश कुमार को धोखा दिया, उनके साथ नीतीश कुमार ने क्या किया यह सभी जानते हैं। बिना धोखा दिए कोई पार्टी से चला गया, साजिशें नहीं की, उसको तो बार बार ले लेते हैं, मसलन उपेंद्र कुशवाहा, और कहते भी हैं जब मर्जी आ जाता है, जब मर्जी चला जाता है। लेकिन जहां मौके पे धोखा देने की बात सामने आएगी, वहां नीतीश कुमार वही कर सकते हैं जो लालू यादव ने कथित तौर पर नीतीश कुमार के साथ मिलकर साधु यादव की सीट गोपालगंज पर कराया था, सुरक्षित करवा दिया था। तो ये हालात है। तीसरी परिस्थिति बहुत गौर करने लायक है, वो ये है कि पप्पू यादव और प्रशांत किशोर के बीच जो बयानबाजी हो रही है, उससे नीचे मैसेज क्या जा रहा है सोसाइटी में। तो मैसेज यही जा रहा है जो लालू यादव और नीतीश कुमार के गठबंधन के लिए आदर्श परिस्थितियों का निर्माण कर रहा है। मैसेज यही जा रहा है कि पप्पू यादव पिछड़े वर्ग के हैं और अगड़े वर्ग से आने वाले, ब्राह्मण समुदाय से आने वाले प्रशांत किशोर पर हमले कर रहे हैं, प्रशांत किशोर पप्पू यादव पर हमले कर रहे हैं, और अगड़ा पिछड़ा की बाइनरी बनाने में इससे काफी मदद मिल रही है। इसलिए भी मदद मिल रही है क्योंकि ना तो पप्पू यादव बिहार में परिचय के मोहताज है, ना ही प्रशांत किशोर बिहार में परिचय के मोहताज है। कोई दबे ढके नेता है नहीं।
जनाधार जो भी हो, लेकिन पैन बिहार आइडेंटिटी दोनों की है, पहचान दोनों की है। आज बिहार में कोई ये नहीं कह सकता कि कौन है पप्पू यादव, कोई ये भी नहीं कह सकता कि कौन है प्रशांत किशोर। ये हालात जो बने हुए हैं, ये लालू यादव और नीतीश कुमार के गठबंधन के लिए एकदम आइडियल सिचुएशन बना रहे हैं, जिसमें प्रशांत किशोर जैसे जैसे हीरो बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर में बिखराव की संभावना उतनी बढ़ेगी। और जैसे जैसे बिखराव की संभावना बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे नीतीश कुमार और लालू यादव एक प्लेटफॉर्म पर आने की बुनियाद रखने में कामयाब होते जाएंगे। यही बिहार की सियासत में चल रहा है। और जब यह बिहार की सियासत में चल रहा है, तो खेला अब लगता है छोटा वर्ड हो गया है, क्योंकि अब राजद और जदयू एक हो जाए, नीतीश कुमार की सरकार में स्टेफनी की भूमिका में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की जगह तेजस्वी यादव आ जाए, ये अब खेला नहीं होगा। इसे खेला शब्द के दायरे में नहीं माना जाएगा। खेला शब्द के दायरे में अब इसे माना जाएगा कि नीतीश कुमार ये सब जानते समझते हुए भाजपा के साथ रुक गए, तब माना जाएगा कि खेला हो गया। अब हालात बदल चुके हैं, अब बिहार भी बदल चुका है, और अब मंडल और कमंडल से राजनीति आगे भी बढ़ चुकी है। अब बात तो सीधे सीधे वहां तक है कि अगले 5 साल बिहार में भगवा झंडा लहराएगा, या अगले 5 साल बिहार में सत्ता मंडल फोर्सेज के हाथ में होगी। लालू यादव को एक और चीज का राजनीतिक डर है, वो डर है बिहार के अल्पसंख्यक मतदाताओं का, क्योंकि माइनॉरिटी वोटर बिहार में आज लालू यादव को सत्ता में लाने के लिए वोट नहीं कर रहा है। आज वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट नहीं कर रहा है। आज की तारीख में चाहे बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या कोई भी राज्य हो, अल्पसंख्यक मतदाताओं की पहली प्राथमिकता यही है कि किस रणनीति से, किस स्ट्रेटजी से उस राज्य को भाजपा के मुख्यमंत्री से दूर रखा जा सकता है। और उसमें जो बातें निकल के आ रही है कि अगर खेला करने की कोशिश नीतीश कुमार भाजपा के साथ रुक गए और मैसेज बिहार में कन्वे हो गया कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे वाली हालत में पहुंचाया जा रहा है, तो यह बात पूरी तरह से संभव हो सकती है कि बिहार में जदयू की सीटों पर अल्पसंख्यक एक तरफा जदयू के साथ चले जाए, और जहां जदयू नहीं लड़ रही हो एनडीए में रहते हुए, वहां इंडिया के साथ खड़े हो जाए। तू डाल डाल में पात पात, यह स्थिति चिराग मॉडल के अगले एक्सटेंशन के तौर पर वोटर के बीच नीचे तक पेनिट्रेट करके जा रही है, वहां तक पहुंच रही है। तो खेला राजनेता जितना कर रहे हैं, अब वोटर भी उतना ही समझदार हो गया है, वो भी उसी लेवल पर खेला करने की स्थिति में पहुंच रहा है। देखते जाइए खेला होगा या खेला के पहले बिहार की राजनीतिक में निर्णायक रेला भी देखने को मिल सकता है। तो खेला और रेला के बीच में सियासत का मेला यूं ही चलता रहेगा, और इस सियासत के मेले में आम जनता को कौन पूछता है, उसकी बिजली, पानी, सड़क, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, एसडीआई की मानव विकास सूचकांक को कौन पूछता है, ये खेला यूं ही चलता रहेगा। और इस खेला और रेला के बीच में राजनीतिक मेले का आनंद आप लेते रहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।